हाय हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? चलिए यार, म्यूट करते हैं आपको सबसे पहले। हाँ, स्टार्ट करते हैं यार। नेक्स्ट हेडिंग लिखो यार। गुड इवनिंग यार। क्लेरनॉट इक्वेशन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो सब लोग, क्लेरनॉट इक्वेशन। सब लोग हेडिंग लिखो बेटा, क्लेरनॉट इक्वेशन। क्या करा दिया अभी तक? डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं सर, अभी तक क्या करा दिया? अभी तक कुछ नहीं कराया यार, यही चल रहा है। हेडिंग लिखो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस डिफरेंशियल में लिखो क्लेरनॉट इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन चल रहा है, इसमें लिखो क्लेरनॉट इक्वेशन। चलो यार, तो क्लेरनॉट इक्वेशन होगी क्या उसको देखते हैं। नहीं नहीं, ये तो सेंटर पे है यार, तो सेंटर पे क्लासरूम में बैठा हुआ मैं, इस वजह से तुमको ऐसा दिख रहा हूँ। आइए, तो क्लेरनॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लेरनॉट इक्वेशन का क्या मतलब होता है यार? अगर आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस f टाइम्स ऑफ m, इस टाइप की इक्वेशन है जिसमें m जो है आपके पास में वो dy बाई dx, ये जो है आपके पास कैसा दे रखा है बेटा, dy बाई dx के तौर पे दे रखा है। तो हम बोलेंगे कि इस टाइप की इक्वेशन को बोला जाता है क्लेरनॉट इक्वेशन। अब सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है बेटा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू m, x का डिफरेंशिएशन 1, x एज इट इज dm बाई dx प्लस यहां से f डैश m dm बाई dx। बताइए dy बाई dx को m लिखा जा सकता है, लेट किया हुआ है इसने, तो ये वाला इसे काट देगा यार। तो बचा कितना यहाँ पे, x dm बाई dx प्लस f डैश m dm बाई dx। तो dm बाई dx हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये x प्लस f डैश m हो गया इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो ये कितना आ गया, x प्लस f डैश m इज इक्वल्स टू 0, और यहां से कितना आ जाएगा, dm बाई dx इज इक्वल्स टू 0। बेटा आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा यार, यहाँ dy बाई dx 0 है, ये dm बाई dx, तो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। m की वैल्यू ऑलरेडी dy बाई dx थी, c के बराबर लिखा, तो dy इज इक्वल्स टू c टाइम्स ऑफ कितना हो गया, dx के बराबर हो गया। यहां से आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cx प्लस d के बराबर। इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आगे सॉल्व करके dy बाई dx तक नहीं पहुंचना है अपने को m ही लगाना है। लेकिन अगर कभी चाहो तो यहां तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमको तो क्या चाहिए, इस जगह तक जाना है। अब m की वैल्यू आ गई c के बराबर, आप उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां से रिजल्ट निकाला जा सकता है कि भाई m अगर c के बराबर है किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के, तो आप इसे यहाँ पे उठा के डाल सकते हैं। तो ये m इज इक्वल्स टू c एक सोल्यूशन हो गया आपके पास में। दूसरा सोल्यूशन जो है वो किसका यूज करके आएगा यार, इसका यूज करके आएगा। इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसको और इसको सॉल्व करके हम लोग फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करेंगे। तो आइए कैसे कैसे करने हैं उसका हमने स्टेप लिखे हुए हैं, तो उन स्टेप्स को देखेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज खास क्या है कि अगर मैं इक्वेशन जो आपकी पहली वाली इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है यार, ये वाली इक्वेशन, और अगर मैं दूसरी वाली जो इक्वेशन है आपकी कौन सी है, m इज इक्वल्स टू c, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, मतलब m की वैल्यू अगर यहाँ पे उठा के डालूं, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके अगर मैं इसे दूसरी इक्वेशन बोलूं और इसे पहली इक्वेशन बोलूं, तो ये इक्वेशन मेरे पास कुल मिला के आ जाएगी y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, cx प्लस fc। तो बेटा ये कहलाएगा जनरल सोल्यूशन। क्या कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन। क्या कहलाएगा, जनरल सोल्यूशन। तो y इज इक्वल्स टू cx प्लस fc, ये आपके पास में कितना हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन। अच्छा, दूसरे की अगर मैं बात करूंगा, x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, f डैश m इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं दूसरे की बात करूंगा तो ये इसका यूज करो और इसका यूज करो, इसे जब सॉल्व करूंगा तो इसे अगर मैं इक्वेशन 3 बोल दूं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का यूज करेंगे
और अगर तब मैंने सॉल्व कर दिया तो आपको मिलेगा सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका यूज कर लिया पहले का और तीसरे का तो सिंगुलर सोल्यूशन, पहले का और दूसरे का यूज कर लिया तो जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टेप हमको इसके अंदर फॉलो करना है। अब स्टेप तो फॉलो करना है, अभी बता देता हूं चिराग, बता दूंगा। ठीक है, तो पहला और जो दूसरा है, ये दो टाइप के सॉल्यूशंस आपको क्लैरेनॉट इक्वेशन में मिलते हैं। प्योर एडवांस के लिए है ये, मेंस के लिए नहीं है। मेंस में नहीं पूछा जाता क्लैरेनॉट इक्वेशन का क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एडवांस में पूछेंगे। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। मेरे पास y is equals to mx plus fm where m is equals to dy by dx, ये एक एक्सप्रेशन था। मैंने इसको बोथ साइड क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, mx का m plus x टाइम्स ऑफ dm by dx और fm का f dash m dm by dx। ये m इसे काट देगा, dm by dx कॉमन, x plus f dash m is equals to 0, dm by dx को आपने कर दिया 0, x plus f dash m equal to 0। आपने इसे सॉल्व किया तो m is equals to कांस्टेंट, इसको और इसको यूज करके सॉल्व किया तो ये आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। और x plus f dash m is equals to 0, इसको और आपने क्या किया, इसको यूज करके सॉल्व किया तो आ जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये है सिंगुलर सॉल्यूशन, ये है जनरल सॉल्यूशन। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपके पास में चलेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो मैं इसके टोटल टर्मिनोलॉजीज कैसे कैसे यूज होगा, क्या क्या आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। एक बार आपको स्टेप्स दिखा दूंगा, वो स्टेप्स आपको नोट करने जरूरी है, फटाक से नोट कर लीजिए इसको। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए। सर सिंगुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता। नहीं बेटा, सिंगुलर सॉल्यूशन याद करो। सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब मैंने बताया था ना, जिसमें कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। जैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू डाल देते हो आप, लेकिन उसके अंदर रहेगा ही नहीं, आप डाल ही नहीं सकते। समझ गई मेरी बात? ओके सर। है ना? सर ये सिंगुलर सॉल्यूशन में हम एफएम की वैल्यू निकालेंगे। सिंगलटन या सिंगुलर एक ही बात होती है, क्या बोल रहे हो? सर ये सिंगुलर सॉल्यूशन में एफएम की वैल्यू निकालेंगे। हम एफएम ये लिखा है ना, एफ डैश एम। हाँ, तो एफएम की फॉर्म में नहीं निकालेंगे लड़के, एक्स वाई में ही निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, समझे? यस सर, समझ गया। बढ़ो आगे। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार। आइए, ये पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, ऑलरेडी ले लिया होगा शायद, ले लिया ना? एक मिनट। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। डन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आपको जो प्रोसेस सिखाया गया आप उसी को फॉलो कीजिए, जितना कर सकते हैं ट्राई कीजिए। क्वेश्चन समझ में आएगा थोड़े टाइम में, जितना हो सकता है उतना ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करना थोड़ा फास्ट, 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। जितना आपको समझ आ रहा है, जैसा समझ आ रहा है ट्राई करो। डन।
डन। सर रुक जाओ। चलिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम माइनस एम क्यूब ये चल रहा है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम प्लस एक्स dm बाई डी एक्स प्लस यहां से आ जाएगा dm बाई डी एक्स माइनस 3m स्क्वायर dm बाई डी एक्स। यहां से आप देखिए dy बाई डी एक्स इसने m बोला हुआ है तो हमने री सब्स्टिट्यूट किया, कैंसिल हो गया, सब जगह से dm बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया जाएगा, बचेगा आपके पास में x प्लस 1 माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आप देखिए अब यहां से इसे 0 करेंगे तो dm बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, आप इसे सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल्स टू c। इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1, सो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास में 3। तो एक आ जाएगा m इज इक्वल्स टू c, एक आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब बेटा देखो अगर मैं इसे पहली इक्वेशन मानूं, इसे मैं दूसरी इक्वेशन मानूं, इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, ये cx प्लस c माइनस c का क्यूब, ये कहलाएगा बेटा जनरल सॉल्यूशन। कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। m स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 अगर चल रहा है, अब मैं m की वैल्यू यहां से कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, तुम बताओ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इसकी पावर 1 बाय 2, इसे उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब प्लस माइनस जाएगा साथ में यार, ठीक है, प्लस माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इसकी पावर 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया x प्लस, अब ये प्लस माइनस फिर से जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप ध्यान से देखेंगे, आप चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इसकी पावर 1 बाय 2, और आप चाहे तो m क्यूब की जगह फिर से डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर से प्लस माइनस या माइनस प्लस ले सकते हैं भाई, प्लस के साथ डालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, प्लस ही रहेगा, माइनस का आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इसकी पावर 1 बाय 2
उसकी पावर बेटा कितना चल रहा है आपका, क्यूब चल रहा है। ठीक है, अब तरीका सुनो यार, हाँ तो अब तरीका सुनो, अब ये आ गया इसके फॉर्म में, अब तुम इसके फॉर्म में तो इसे सॉल्व करने से रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस को यहां से निकाल लेंगे कॉमन, तो यहां से देखिए कॉमन निकाल लिया जाएगा कितना, प्लस माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इसकी पावर 1/2। ये आप यहाँ पे भी कर सकते थे जब आपने सब्स्टिट्यूट किया था m स्क्वायर, मतलब ये m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब कर रहे थे तो सब जगह से m कॉमन आ सकता है ना यहाँ से, वैसा काम भी हो सकता था। बचा कितना, x प्लस 1 माइनस में कितना m स्क्वायर। अब m स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी देखो, m की वैल्यू कितनी मिली हुई है, m की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में, वो तो x प्लस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसका ये चल रहा है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो तो भी काम हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही पावर हटा देगा, बच जाएगा इसका स्क्वायर केवल, तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। बेटा आप इसको सॉल्व कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, पूरे एक्सप्रेशन में देख के बताओ क्या कहीं पे भी आपको कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहा है क्या, c या p या a या f ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है? अगर आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा है तो इतनी बात क्लियर है बेटा कि ये जो फंक्शन है ये हमारा एक्सप्रेशन किसको बिलोंग कर रहा है, सिंगलटन सॉल्यूशन को या सिंगुलर सॉल्यूशन को। बताइए कोई डाउट किसी को किसी भी जगह पे आया हो तो प्लीज मुझे बताइए, इसे सिंपलीफाई कर लीजिएगा यार, एलसीएम लेके बताइए, शुरू से देखते हैं, यहां से बताइए क्या किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में तो प्लीज बताओ। सर हाँ सर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मतलब प्लस माइनस कॉमन ना लेके सिंपल यहाँ पे, हाँ हाँ छोड़ सकते हैं यार, वो क्वेश्चन की डिमांड पे देखना कि क्वेश्चन में ऑप्शन में कैसा मिला हुआ है आंसर, उससे चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। सर हाँ सर मैंने जैसे m की वैल्यू निकाली थी ना आपने, मैंने इधर dy by dx को पुट कर दिया और फिर x को उधर dx को उधर लेके फिर इंटीग्रेट कर दिया। हाँ तब भी इसी टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है सर। है ना, बताओ शुरू से लेके कोई डाउट है किसी को भी? चिराग तुमको समझ में आया लड़के? यस सर आ गया। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे जो हमारे लोग हैं जो अटेंडेंस लेते हैं वो बोलते हैं तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, मुझे तो तुम आज दिखे पहली बार शायद। सर मैं YouTube से देखता हूँ वीडियोस। अच्छा तो क्लास अटेंड करना बेटा, YouTube से तो देख ले, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना क्लास के कैसे चलेगा काम, है ना? तो उसमें क्लैरिटी का भी, क्लैरिटी मेरा कहने का मतलब है यहाँ पूछ तो सकते हो कम से कम, है ना? ऐसे YouTube नहीं रखना है, ठीक है? वो साथ में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आगे? यस सर। बड़े बेटा सब लोग बताओ, बड़े आगे? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। ये इसका सोल्यूशन आप चाहें तो इसे भी रेफर कर सकते हो, एक ही चीज लिखी हुई है मैंने और इसमें। बड़े लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस और डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी यार इसका एक एक स्टेप अपने को फॉलो करना पड़ेगा। होती क्या है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वो देखो, तो ट्रेजेक्टरीज का मतलब होता है बेटा कर्व, पाथ, ठीक है, जो भी पाथ ट्रैवल करेगा। ये ट्रेजेक्टरी वर्ड जनरली यूज करते हैं जैसे प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए, जैसे मैंने बॉल फेंका इधर से तो कैसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, दैट मींस वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल कर्व्स आपको मिलते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रेजेक्टरीज। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब है, देखो यार आपने 11वीं क्लास में पढ़ा ऑर्थोगोनल लाइंस, मतलब एक लाइन है दूसरी लाइन ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऑर्थोगोनल कर्व्स के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा कि भाई दो पैराबोला है ऑर्थोगोनल होंगे या नहीं बता दो, ठीक है, या एक पैराबोला एक सर्कल है ऑर्थोगोनल होंगे या नहीं बता दो, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, उनके ऊपर लाइन कैलकुलेट करते थे, लाइन मतलब टेंजेंट, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे टेंजेंट निकालो, दोनों के बीच में एंगल निकाल लो। तो कहने का मतलब है कि ऑर्थोगोनल से अपने को इतना समझ में आता है कि 90 डिग्री एंगल है ना, और ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ कर्व। तो इसने क्या बोला, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ कर्व्स,
मतलब मेरे पास दो से ज्यादा कर्व होंगे, दो या दो से ज्यादा कर्व्स होंगे। is defined to be a curve which cuts every member of the family of the curve at right angle। मतलब मैंने बोल दिया आपसे कि मेरे पास पैराबोला फैमिली है, उस पैराबोला फैमिली का, अब फैमिली कैसे मिलती है? फैमिली देता है डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां भी पैरामीट्रिक कांस्टेंट आ गया, जहां भी पैरामीट्रिक कांस्टेंट आ गया उसने आपको फैमिली दे दिया। तो वहां पे क्या केस बन रहा है आपका? ऑर्थोगोनल फैमिली का मतलब क्या होता है बेटा? एक कर्व है आपके पास में, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व है, आपने दूसरा कर्व बनाया उसके ऊपर, दूसरा कर्व जैसे ही बनेगा तो उसको क्या करेगा? जितने पॉइंट्स पे वो काटेगा, तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस टाइप के जो कर्व हैं, उन कर्व्स को क्या बोला जाता है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। फिर से सुन लो, मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व जैसे ओरिजिन से पास होने वाली जितनी भी लाइंस हो सकती हैं वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। फैमिली ऑफ कर्व हो गया स्ट्रेट लाइन के लिए, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है y = mx। अब मैंने बोला उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालो, तो आप एक फैमिली ऑफ कर्व निकालोगे जो उन सारे जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनको, इस फैमिली में से कोई ना कोई लोग उस फैमिली के किसी ना किसी लोग को 90 डिग्री पे कट कर रहे होंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? ठीक है, तो ये थ्योरी इतना लिखा हुआ है, इसका फोटोलॉग स्टेप्स पे जाने वाला हूं कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। एक क्वेश्चन फिर मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए, ये स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं फंक्शन को किस फॉर्म में लेके आऊंगा? f of x, y, c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में मैं उसको लेके आऊंगा। मतलब जैसे मान लेते हैं x + y = 2 लिखा हुआ है, तो इधर ले आओ उसको, तो x + y - 2 = 0 ऐसे ले आओ उसको। इसका ये कहने का मतलब, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? इसका dy/dx कैलकुलेट करेंगे। तो dy/dx कैलकुलेट हो गया, और जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा हो, अब ये तो कांस्टेंट ले रखा था मैंने, इसकी जगह c भी तो हो सकता था, तो c हो गया। अब ये किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, अगर कांस्टेंट होगा तो फैमिली नहीं, सिंगल एक मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेगा ये, तो डिफरेंशिएशन हो गया 1, इसका हो गया dy/dx, इसका कितना हो गया आपके पास में? ये पोर्शन हो गया c, ठीक है। तो 1 + dy/dx = 0, ये मेरे पास पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। अब मुझे क्या करना है? ये dy/dx हो गया। अब मैं क्या करूंगा? इस c को एलिमिनेट कर दिया मैंने। अब मेरे पास dy/dx को आप चेंज करेंगे किसमें? dx/dy में। मतलब अगर मैं इसका स्लोप ले लूं m1, तो ऑर्थोगोनल कितना होता है? m1 m2 = कितने के बराबर होता है? -1। तो m2 कितने के बराबर हो जाएगा? -1/m1 के बराबर हो जाएगा। मतलब m2 के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा -1/dy/dx। तो m2 आपके पास आ जाएगा -dx/dy, ठीक है। तो -dx/dy आपके पास में कितना आ गया? m2। तो यहां पे आप क्या करेंगे? आप वापस से m2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस जगह पे? इसकी जगह पे, और फिर से सॉल्व करके एक्सप्रेशन वापस से निकाला जाएगा। मैं सिखाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ो, देखो, एलिमिनेट कर दो c को, फिर dy/dx को रिप्लेस कर दो -dx/dy से, और वापस से सॉल्व करके जो आपका कर्व आएगा वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा किसका? इस वाले कर्व का, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? -dx/dy से, -dx/dy से। ये देखिए यहां पे इसने लिखा हुआ है -dx/dy से इक्वल टू, इसे 0 कर दिया जाएगा। अब इसे सॉल्व करके y = fx वाला पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये साइड वाला मैं हटा देता हूं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कराऊंगा। सर, हाँ, आपने डिफरेंशिएट करने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया dy/dx को -dx/dy लिख मैंने दिया। बताया ना क्यों? क्योंकि dy/dx को अगर m1 मानता हूं तो उसका ऑर्थोगोनल कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा? हाँ सर, वो तो पता चल गया। इसके बाद आपने कौन सा स्टेप बताया, क्या करना है इसके बाद? वापस सॉल्व कर लो डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा सर, ठीक है।
है ना? तो ये लिखा है ना उसने, उसके बाद सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टेप 3। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है सर। सर ये टॉपिक भी सिर्फ एडवांस के लिए है। क्या बोल रहे हो? ये टॉपिक भी सिर्फ एडवांस के लिए है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। यस सर। हाँ, बड़े आगे। यस सर। यस सर। तो देखिए भाई, मुझे इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये मेरे पास में क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू mx। तो ये कितना आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितने के बराबर, m के बराबर। यहां पे इसे रख देते हैं। तो पहला स्टेप हमने देखा, पैरामीट्रिक कांस्टेंट है, y है, x है, dy बाई dx निकाला, m आ गया, उठा के यहां पे डाल दिया। उसके बाद सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, dx बाई एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई y। इंटीग्रेशन का सॉरी, ये आ गया यहां पे। अब क्या बोलता है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, इससे। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, फिर इंटीग्रेशन। ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये कर्व है जो y इज इक्वल्स टू mx, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का जो कर्व हो जाएगा वो ये वाला मिलेगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। तो dy बाई dx को ये माइनस dx बाई dy से रिप्लेस करना है ना। हाँ, ठीक है। इतना करना है, सॉल्व कर देना, काम हो जाएगा। बड़े आ गया ना समझ में? यस सर। बड़े आगे। यस सर। सॉल्व करो इसको।
हाँ भाई आ गया। यस सर। तो देखिए ये कितना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 4x के बराबर है, ठीक है। तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मेरे को कैलकुलेट करनी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले रखा है, 4ax है सॉरी, तो मैं क्या करूंगा 2y dy by dx निकालूंगा इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। 4a को रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy by dx टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास में, x हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए, अगर आप इसे काटते हैं, ठीक है, तो किस तरीके का प्रोसेस बनता है वो बताइए। ये भाई वाई स्क्वायर जैसा सिस्टम है ना, तो वाई स्क्वायर वाले केस में कितना हो गया, ये वाला पोर्शन इसे काट देगा, तो y is equals to 2 dy by dx times of x आ गया। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, माइनस dx अपॉन dy टाइम्स ऑफ x में यार, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार। ये कितना हो जाएगा आपके पास में, y dy, ये इससे इस तरफ जाएगा 2x dx is equals to 0, इंटीग्रेशन, तो y स्क्वायर बाई 2, ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, तो कैंसिल हो गया, y स्क्वायर बाई 2 प्लस x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से? नो सर। तो यहां पे हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताइए किसी को कुछ पूछना है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, अभी से शुरू से लेके अभी तक थ्योरी पार्ट में कुछ भी दिक्कत है किसी को? शीट अपलोड हो गई क्या इसकी? नो सर। नो सर। शीट नहीं अपलोड हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ शुरू से लेके अभी तक कोई डाउट है किसी को?